नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का पहला अध्याय का महत्वपूर्ण 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बार बार पूछे जाते हैं और ये प्रश्न 90% उम्मीद है कि एग्जाम में इससे बाहर नहीं होंगे। तो अतः आप लोग इसे बनाने का भी प्रयास करेंगे। तो हम लोग का पहला सवाल है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। इसे किरण आरेख से दर्शाने के लिए भी कह रहा है, जो 2016 में भी पूछा, 18 में भी पूछा और 22 में भी पूछा। तो बार बार ये प्रश्न पूछ रहा है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। नहीं, तो ये हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो ये 2 नियम कौन कौन से होते हैं? तो ये 2 नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब। तीनों पे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों जो होता है एक ही तल, ये तल है, एक ही तल पे रहता है। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम ये हुआ। और दूसरा नियम क्या होता है कि आपतित जो किरण है और जो परावर्तित किरण है और उसके बीच जो अविलंब है, अविलंब के दोनों साइड जो कोण बनता है वो आपस में बराबर होता है। अर्थात ये जो बना आपतन कोण, ये कौन सा कोण होता है? आपतन कोण, ठीक है। और उस साइड जो है परावर्तन कोण है। ये कौन सा कोण है? परावर्तन कोण है। ये दोनों आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है क्या होता है? बराबर। आपतन कोण को आई, परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो जो दोनों आपस में जब बराबर होता है तो आई, कोण आई बराबर कोण आर। ये हम लोग का तो बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं होती है? तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या क्या होती है? तो पहला होता है विशेषता कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा क्या होता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार जो होता है वो किसके बराबर होता है? वस्तु के आकार के बराबर होता है। नहीं, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। और अगला नियम है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब क्या बनता है? वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। नहीं, और चौथा है कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा होता है लेकिन वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? सीधा बनता है, लेकिन पार्श्विक रूप से क्या होता है? उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से क्या होता है? उल्टा होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है। इसी कारण इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी कारण इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा है प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितना वस्तु जो है दर्पण से आगे हो, अर्थात सामने रहता है। नहीं, तो ये हमारा 6 प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं हैं। इसमें एग्जाम में 3 से 4 विशेषताएं पूछी जाती हैं। नहीं, ये जो होता है ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछता है किस दर्पण को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं? तो समतल दर्पण को, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट सवाल है, अवतल दर्पण को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? सॉरी, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? कोई बताओ।
तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जामा होता है। क्या होता है? एक बिंदु पे जामा होता है। जैसे ये प्रकाश की किरण आ रही है, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है? फोकस से होकर गुजरता है। फिर उसी तरह से एक प्रकाश की किरण आता है जो कहां से गुजरता है? फोकस से गुजरता है। फिर उसी तरह से सभी किरण कहां से गुजर रहा है? फोकस से, जो एक बिंदु पे आके क्या हो रहा है? मिल रहा है। एक बिंदु पे क्या हो रहा है? मिल रहा है। कहां पे? फोकस पे नहीं, एक जगह जमा हो जाता है। इसी कारण अवतल दर्पण को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी का अर्थ होता है एक जगह जमा, कई तरह से चारों तरफ से आके एक जगह जो किरण जमा होता है, इसी को क्या कहते हैं? हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। नहीं, फिर अगला सवाल हम लोग का आता है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? वो था अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, अब है उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है? फैलते चले जाते। जैसे आया प्रकाश की किरण, परावर्तित हुआ, फैल के इधर चला गया, इधर प्रकाश की किरण आया, फैल के इस साइड चला गया। तो अर्थात ये क्या होता है? एक बिंदु से आता है और चारों तरफ फैलते चले जाते हैं। इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं? अपसारी। अपसारी का मतलब होता है फैलना। अपसारी का अर्थ क्या होता है? फैलना। और ऑब्जेक्टिव में एक सवाल पूछेगा, किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है? तो किस दर्पण को? उत्तल दर्पण को। अपसारी किसको कहा जाता है? उत्तल दर्पण को। जबकि अभिसारी यदि पूछे तो अभिसारी किसको कहा जाता है? अवतल को। किसको? अवतल दर्पण को कहा जाता है। किसको? अवतल दर्पण को कहा जाता है। नहीं, तो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला है अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर बताने के लिए। नहीं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या बताना है? अंतर बताना है। तो अंतर क्या क्या होता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहता है। क्या रहता है? परावर्तक सतह अंदर की धंसा रहता है। नहीं, ये क्या है? अवतल दर्पण। और ये कौन सा दर्पण है? उत्तल। सॉरी, ये तो लेंस हम बना दिए। नहीं, क्या बना? तो क्या होता है कि अवतल दर्पण जो होता है अंदर की तरफ धंसा होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है? उबड़ा सा रहता है। कैसा रहता है? उबड़ा सा रहता है। तो ये उबड़ा सा है। और ये कौन सा है? अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण क्या होता है? बाहर की तरफ रचित किया जाता है। नहीं, इसको क्या किया जाता है? बाहर की तरफ रचित किया जाता है। लेकिन उत्तल दर्पण को कहाँ किया जाता है? अंदर की तरफ रचित करके बनाते हैं। नहीं, तो ये अंदर की तरफ क्या होता है? सतह धंसा होता है, उसको अवतल कहते हैं। इसका क्या है? ये उबड़ा हुआ है ना, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण ऋणात्मक होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कौन सा दर्पण ऋणात्मक होता है? अवतल। अवतल ऋणात्मक होता है, तो इसका विपरीत उत्तल क्या होगा? धनात्मक होगा। उत्तल क्या होगा? धनात्मक होगा। अवतल दर्पण में बड़ा छोटा दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा? बड़ा और छोटा दोनों तरह का होता है। जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा। अवतल दर्पण में सीधा उल्टा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि उत्तल में ओनली वन सीधा बनता है। तो इसलिए पूछेगा सिर्फ सीधा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो उत्तल में। सीधा और उल्टा दोनों तरह के किसमें बनते हैं? अवतल में। नहीं, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जबकि उत्तल दर्पण में कौन सा बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा?
काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नहीं, तो अब नेक्स्ट सवाल आता है हम लोग का। नेक्स्ट सवाल कौन सा आएगा? उत्तल और अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखना है। उत्तल का भी 3 और अवतल का भी 3 उपयोग लिखना है। तो हम लोग देखते हैं उत्तल का भी उपयोग और अवतल का भी उपयोग। नहीं, तो उत्तल दर्पण का वाहन में पीछे देखने के लिए पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में भी वाहन में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। और हजामती में अवतल दर्पण का। हजामती में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग बाजारों और गलियों में लगे स्ट्रीट लाइट में, तो पूछता है ऑब्जेक्टिव में स्ट्रीट लाइट में किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। नहीं, और उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है? माइक्रोस्कोप में भी उत्तल दर्पण रहता है। माइक्रोस्कोप में कौन सा? उत्तल दर्पण रहता है। जबकि अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? रोगी के नाक देखने, कान, गला देखने में करते हैं। सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। टॉर्च में अवतल दर्पण। सर्च लाइट, वाहन के हेडलाइट आने सामने देखने के लिए, सामने में लाइट में लाइट कहाँ सामने दिखता है, तो सामने जो लाइट दिखता है उसको देखने के लिए किस दर्पण का यूज करेंगे? अवतल दर्पण। किसका? अवतल दर्पण। तो तीनों उपयोग आसान है। एक है क्या? वाहन में पीछे देखने के लिए, दूसरा स्ट्रीट लाइट में, और चौथा तीसरा माइक्रोस्कोप में। जबकि अवतल दर्पण में एक होता है हजामती के लिए। पहला किसके लिए? हजामती। दूसरा नाक, कान, गला देखने के लिए, और तीसरा सोलर कुकर में, और चौथा सर्च या टॉर्च लाइट या वाहन के हेडलाइट में हम उपयोग करते हैं। उपयोग तो आसान है। इसमें ऑब्जेक्टिव भी हो गया हम लोग का और सब्जेक्टिव भी हो गया। नहीं, अगला नेक्स्ट सवाल आता है कि हजामती में अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है? 2020 में पूछा। हजामती अर्थात दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों करते हैं? नहीं, तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? इसका आंसर क्या होगा कि हजामती में जब हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु को निकट रखा जाता है, जब किसी भी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब? बड़ा बनता है। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अवतल दर्पण में हर हमेशा कैसा प्रतिबिंब है? सीधा और उल्टा दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। नहीं, और यह क्या? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण कौन सा बनाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। मुख्य रूप से बड़ा प्रतिबिंब बनाने के कारण ही हम लोग हजामती में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नहीं, हजामती में इसलिए ताकि हमें बड़ा क्या हो? दिखे। नहीं, जैसे हम लोग दाढ़ी बनाने जाते हैं तो दिखता है ना, बड़ा हमको देखना है। क्या करना है? हमको बड़ा देखना है। फिर अगला सवाल आता है कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर, अभी हम लोग देखे ना सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, तो क्यों करते हैं सोलर कुकर में उपयोग? सोलर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? तो क्यों करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में चारों तरफ से आके एक जगह क्या होता है? अवस्थित होता है। नहीं, यह दर्पण सूर्य की रोशनी को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है, जिससे उच्च तापमान मिलता है। जिससे क्या होता है? तापमान उच्च मिलता है। नहीं, क्योंकि जब प्रकाश की किरणें को प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद फोकस पर जमा हो जाता है। कहाँ जमा होता है? फोकस पे। हम लोग देखे थे ना अभी कि अवतल दर्पण में जब इधर से आता है तो फिर फोकस से जाके इधर से भी आता है, तो जाके फोकस से क्या होता है? टकरा के घूमता है, जो एक जगह केंद्रित होके प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? एक जगह केंद्रित होके प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण सोलर कुकर में जो होता है एक जगह केंद्रित रोशनी पड़ने से जो तापमान ज्यादा बनता है, जिससे हमारा भोजन पक जाता है।
इसी गुण के कारण हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नहीं, इसी गुण के कारण हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नहीं, किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला हम लोग का नेक्स्ट सवाल आता है, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट यानी आगे में, हम लोग अभी देखे कि गाड़ी के हेडलाइट में, सर्च लाइट के हेडलाइट में आगे में उपयोग करता है। आखिर क्यों करते हैं, आखिर इसका उपयोग, इसका क्या कारण है। तो गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि प्रकाश को दूर तक फैलाया जा सके, ताकि प्रकाश को क्या किया जा सके, दूर तक फैलाया जा सके। नहीं, दूर तक एक जगह केंद्रित होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है, प्रकाश की किरण एक जगह केंद्रित होता है। जब एक जगह केंद्रित होगा तो वो दूर तक, बहुत दूर तक रोशनी बनाएगा। इसलिए हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नहीं, जब बल्ब को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो प्रकाश की किरण समांतर रूप से निकलता है, यानी कि निकल के वो एक जगह जमा होता है, जिससे प्रकाश दूर तक जाती है। क्योंकि जब प्रकाश की किरण को फोकस से भेजा जाता है तो वह प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है, और इस गुण के कारण हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में उपयोग करते हैं। नहीं, इसका पीडीएफ आप लोग देख लीजिएगा, व्हाट्सएप में भी होगा और टेलीग्राम चैनल पे भी होगा। ठीक है, इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा, वहां से भी आप लोग देख के याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल हम लोग का आता है, उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में क्यों किया जाता है। अब हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में क्यों करते हैं। नहीं, सब उपयोग है अलग अलग, हम लोग पीछे उपयोग पढ़े, तो इसी में है उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में हम क्यों करते हैं, इसका क्या रीजन है। नहीं, तो स्ट्रीट लाइट में इसलिए करते हैं हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग कि स्ट्रीट लाइट ऊपर में लगाया जाता है। अब वो उत्तल दर्पण क्या करता है कि वस्तु किसी भी प्रकाश की किरण को चारों तरफ फैलाने का काम करता है। उत्तल दर्पण क्या काम करता है, चारों तरफ फैलाने का काम करता है। इस कारण से हम लोग स्ट्रीट लाइट इसलिए ऊपर में लगाते हैं कि बाजार में चारों तरफ लाइट हो तो फैलाएगा तब ना, तो इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि वे प्रकाश की किरण को फैलाते हैं। नहीं, उत्तल दर्पण की सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फैल जाती है, क्योंकि जब प्रकाश की किरणों को प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो वे सभी परावर्तित किरणें फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती, चारों तरफ फैलता है, जिसके कारण सड़क पर ज्यादा से ज्यादा रोशनी मिलता है। इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। नहीं, तो बहुत आसान है, तो आप लोग को समझ में बहुत अच्छे से आते होंगे। नहीं आता है समझ में। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। साइड मिरर के रूप में भी हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, तो क्यों करते हैं, पीछे वाहन में पीछे देखने के लिए, पीछे का वाहन देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, यदि इसके बदले में पूछे हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य, यानी पश्च दृश्य का मतलब होता है पीछे देखने के लिए, दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, इसी को हम आगे क्यों रखते हैं उत्तल दर्पण को, क्या कारण है। हाँ, इसका क्या रीजन है। इसका कुछ रीजन है कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा और छोटा होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा और छोटा बनता है। तो सीधा और छोटा बनता है। तो प्रतिबिंब यदि उल्टा बने तो गाड़ी आदि हमारे तरफ आ रहा तो लगेगा उधर जा रहा था, हम लोग उधर मोड़ देंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग लगाते हैं कि वो हर हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनावे, ताकि यदि गाड़ी मेरे तरफ आ रही है तो हम लोग जान जाएंगे कि नहीं गाड़ी उधर से आ रही है, तो हमें राइट नहीं कटना है या लेफ्ट नहीं कटना है। नहीं, इसीलिए हम लोग करते हैं। और उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, ड्राइवर को पीछे के एक बड़े क्षेत्र को देखने में मदद करता है, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकता है। जिससे हम लोग को पता चल जाता है पीछे से बाइक आ रहा है तो हम लोग इधर उधर नहीं कटेंगे। नहीं, इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। अगला आता है नेक्स्ट सवाल 12 नंबर का, कि दर्पण सूत्र किसे कहता है।
12 नंबर का सूत्र आता है कि दर्पण सूत्र किसे कहते हैं। तो हम लोग का दर्पण सूत्र किसको कहते हैं, नहीं, तो हम लोग का दर्पण सूत्र जब आता है वैसे सूत्र को कहा जाता है जो दूरी, जो वस्तु की दूरी और फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध बताता है। तीनों में, किसमें, वस्तु की दूरी, फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी। नहीं, वस्तु की दूरी भी, फोकस दूरी एफ और प्रतिबिंब दूरी को यू से दर्शाया जाता है। तो जो तीनों में संबंध दर्शाता है उसी को हम क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र। नहीं, फोकस दूरी के बराबर जो होता है, फोकस दूरी के बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और किसकी, फोकस दूरी, दोनों आपस में क्या होता है, बराबर हो, सॉरी, ये वस्तु की दूरी और फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के योगफल के बराबर होता है। किसकी, फोकस दूरी। अर्थात 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, या आप पढ़े 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, कुछ भी पढ़ सकते हैं। नहीं, तो हम लोग का नेक्स्ट सवाल आता है, हम लोग का नेक्स्ट सवाल क्या आ रहा है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण किसको कहा जाता है और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग को पढ़ा है ना। ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का एक भाग होता है, जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का एक भाग होता है, नहीं, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण मुख्यतः कितने तरह के होते हैं, 2 तरह का, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो ये हम लोग का कौन सा है, ये दर्पण है, सॉरी ये तो लेंस दिखा दिया है यहाँ, ये गलत है, ये क्या है, गलत कर दिया है, ठीक है, हम लोग का ये गलत कर दिया है। तो यहां होना क्या चाहिए, दर्पण ना, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और कौन सा, उत्तल दर्पण होना चाहिए। तो अवतल दर्पण में किधर रचित करते हैं, बाहर की तरफ, अवतल दर्पण में बाहर की तरफ रचित करते हैं। किधर रचित करते हैं, बाहर की तरफ रचित करके बनाया जाता है। तो ये हो गया कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण। जिसको हम अंदर की तरफ रचित करेंगे तो वो कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये हम लोग का थोड़ा सा गलत कर दिया है, ठीक है, ये पीपीटी बनाने वाले किए होंगे, ठीक। अगला नेक्स्ट सवाल है, विचलन कोण किसे कहते हैं। कौन सा, विचलन कोण किसे कहा जाता है। तो विचलन कोण किसको कहते हैं, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, विचलन कोण। जैसे देख लो, प्रकाश की किरण यहां से आया, ये सीधा इस तरह से गया है, नहीं, इस तरह से इस टाइप से इधर गया, लेकिन यहाँ क्या होता है, जब भी कोई भी प्रकाश की किरण प्रिज्म से होके गुजरता है तो वो अविलंब की तरफ मुड़ता है। किधर मुड़ने लगता है, जब सबसे पहले जब सघन माध्यम से विरल में जाता है तो अविलंब से कहाँ भागता है, दूर भागता है, नहीं। तो ये इससे जो हमने कोण बनाया, हमने जो कोण बना, इसी को कौन सा कोण कहते हैं, विचलन कोण। क्या कहा जाता है, विचलन कोण कहा जाता है। कौन सा कोण कहा जाता है, विचलन कोण कहा जाता है ना। ये 2 तरीके से होते हैं, यह 2 तरीके से बनता है, एक घड़ी की दिशा में, एक घड़ी की विपरीत दिशा में। विचलन कोण का डेल्टा 180 डिग्री माइनस 2L होता है। क्या होता है, 2L होता है। अगला नेक्स्ट सवाल आता है, सॉरी यहीं तक था। तो इसी के साथ हम लोग का कहानी खत्म होता है। आज हम लोग 14 क्वेश्चन देखे, इसका पीडीएफ आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में, बीएसएस के व्हाट्सएप ग्रुप या बीएसएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू।